हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे पेपर का फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सब हेडिंग है, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया का जो पहला भाग है, कॉलोनियल लेगेसी, यानी कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश काल से सिविल सेवाओं का विकास कैसे हुआ है, उस पे हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्विसेज हैं वो ब्रिटिश काल से ही स्टार्ट हुई हैं, उससे पहले भी भारत में सिविल सेवाओं का जो है चलन था। उससे पहले भी इसके बारे में जो भारत के प्राचीन शासनकाल थे, शासक थे, उनके शासनकाल में भी सिविल सर्विसेज का जिक्र है। उस तरह से नहीं है जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में सिविल सेवाएं जो हैं पहले भी भारत में देखी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें पता है कि कौटिल्य जो है मौर्य शासनकाल में हुआ था, शासनकाल में हुए। ठीक है, तो उस टाइम में भी जो है मौर्य शासनकाल में भी हम लोगों को जो है क्या दिखता है, सिविल सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती है। सिविल सेवाएं मतलब कि रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीय केंद्र पर आधारित एक व्यवस्था की जो है जानकारी हम लोगों को मौर्य शासनकाल में भी देखने को मिलती है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये बात कही गई है। उसके बाद जो है गुप्त काल में भी एक इसी तरह की जो है शासन व्यवस्था की बात कही गई है, जिसमें कि एक सेंट्रलाइज्ड सर्विस की जो है बात की गई है, जो कि उस टाइम के जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कुछ व्यवस्था होती थी, उसके बारे में गुप्त काल में भी इसके बारे में जो है जिक्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है मुगल काल में भी मनसबदारी व्यवस्था, आप सब लोगों ने सुना होगा। मनसबदारी एक कर इकट्ठा करने की जो है व्यवस्था थी। इसके बारे में भी जो है हम मुगल काल में जो है पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भी यानी कि जो सिविल सेवाएं हैं, जो नागरिक सेवाएं हैं, वो किस काल में भी थी, ब्रिटिशर से पहले भी जो है भारत में इनके बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि इतिहास में इसके बारे में भी कहा गया है। लेकिन एक पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, तो वो हमें दिखाई देती हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा, और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए, यानी कि दीवानी राइट्स मिल गए टू कलेक्ट द रेवेन्यू। कर इकट्ठा करने के ईस्ट इंडिया कंपनी को 1764 में जब बक्सर का युद्ध उन्होंने जब जीत लिया, जब विजय प्राप्त की और नवाब को हरा दिया, भारत में बंगाल के नवाब को हरा दिया, तो उसके बाद उन्हें वहां पर कर इकट्ठा करने की क्या मिल गई थी, उनको आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, उनको यानी कि परमिशन मिल गई थी। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सिविल सेवाएं थी, या फिर पूरे इनसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा को व्यवस्थित करने से संबंधित उन्होंने जो है सिविल सेवाओं का जो है क्या किया, एक सिस्टम बनाया। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने पूरी व्यवस्था को तीन सेवाओं में इसको विभाजित किया। कौन कौन सी? कमर्शियल सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज और सिविल सर्विसेज, यानी कि व्यावसायिक सेवाएं, सेना संबंधित सेवाएं और सिविल सेवाएं। ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत में इन सब सेवाओं को पूरी रूप से व्यवस्थित करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद जो है धीरे धीरे ये सर्विसेज जो हैं इन सर्विसेज में जो है सुधार होते गए और इनका रूप भी जो है बदलता गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1786 में 1786 में क्या हुआ कि
जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे उनको जो है सिविल सेवाओं के पिता, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन सेवाओं को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया भारत में। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक या पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, 1786 के टाइम में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इसमें रिफॉर्म्स लेकर के आए सिविल सर्विसेज में, और उनको और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से उनको सिस्टमेटाइज किया। ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया। ठीक है, उस टाइम में यानी कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इनको स्टार्ट किया था सिविल सर्विसेज को 1764 के जब बक्सर के युद्ध के बाद से, तो उसमें जो है दो तरह की सिविल सेवाएं प्रचलित थी। ठीक है, एक तो थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज और एक थी अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज। ठीक है, कोवेनेंटेड का मतलब होता है कि क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, कोवेनेंट का मतलब होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है दो तरह की सिविल सर्विसेज उस टाइम पे प्रचलित थी। और जो ये कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी, इसमें ज़्यादातर जो उच्च पद थे, ठीक है, इसमें बड़े जो पदाधिकारी थे वो वो ब्रिटिशर्स ही होते थे। ठीक है, और जो ये अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी, इसके ये छोटे निचले स्तर की सेवाएं होती थी। जैसे कि हम देखते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी में क्या होती हैं, सिविल सेवाएं भी क्या है, ब्यूरोक्रेसी का ही पार्ट होती हैं। तो उसमें भी क्या देखते हैं हम, हायरार्की देखते हैं, है ना। ऊपर से एक बड़ा अधिकारी होता है, फिर उसके नीचे नीचे और बाकी के अधिकारी होते हैं। तो इसमें जो अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज थी, उसमें जो है ये नीचे के पद होते थे और उनमें जो है भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते थे यानी कि सिविल सर्वेंट्स थे, उनको किस तरह से नियुक्त किया जाता था या उनका चयन कैसे होता था। तो 1853 तक यानी कि 1764 से लेकर 1853 तक ये जो अधिकारी होते थे, सिविल सर्विस के अधिकारी जो होते थे, उनको जो है ये जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे, जो बड़े अधिकारी होते थे, कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, वो उनको क्या करते थे, अपनी तरफ से नॉमिनेट करते थे या उनका चयन करते थे। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, इसको पेट्रोनेज सिस्टम या संरक्षण व्यवस्था भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें कोई ये जो अधिकारियों को, सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे, इनका जो चयन होता था वो किसी मेरिट पे नहीं होता था। ठीक है, उनके लिए कोई भी योग्यताएं नहीं होती थी। ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे, जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रही थी, उनके जो डायरेक्टर कौन होते हैं, सबसे उच्च अधिकारी जो होते थे, वही जो है चुनते थे सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को। और इसमें क्या हो जाता था, फिर इसमें मेरिट में का कोई भी जो है ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनके जो चाहते थे वो उनको इसमें जो है अधिकारी, सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी जो है उनको बना दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है जो ये सिविल सर्वेंट होते थे, इनकी जो नियुक्त किए हुए अधिकारी जो होते थे, इनकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ होती थी, लंदन के हेल्बरी कॉलेज में होती थी। ठीक है, यानी कि जो अधिकारी सिविल सर्विसेज के, सिविल सेवाओं के जो अधिकारी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिनको नॉमिनेट करते थे, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था। कहाँ पर? हेल्बरी कॉलेज। और ये कॉलेज कहाँ पर था? लंदन में। ठीक है, और उसके बाद यानी कि पूरा का पूरा जो उन्हें काम कहाँ करना होता था? भारत में। लेकिन उनका जो है चयन भी कौन करते थे? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स होते थे, वही उनको चुनते थे। और उनकी जो है ट्रेनिंग भी कहाँ होती थी? वो लंदन में ही होती थी, ब्रिटेन में ही होती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है चीज़ें जो है चेंज आने लगी, रिफॉर्म होने लगे इस सिस्टम में भी, यानी कि सुधार। ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो सिविल सेवाएं थी, उसमें भी जो है सुधार की मांगे होती रहती थी। और जो है
सुधार किए भी गए टाइम टू टाइम। ठीक है, तो 1853 में जो है एक कमेटी बनी, लॉर्ड मैकाले ने एक कमेटी एक बनाई गई, लॉर्ड मैकाले जिसके उच्च अधिकारी थे, और उन्होंने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की, और उस पे रिपोर्ट में ये कहा गया, क्या कहा गया कि जो जिन अधिकारियों का जो चयन होता है, सिविल सर्वेंट्स का जो चयन होता है, उनका जो चयन किस पर आधारित होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। मेरिट बेस्ड यानी कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होना चाहिए, उनमें किसी एक उनकी काबिलियत को देखने के लिए कुछ ना कोई ना कोई परीक्षा होनी चाहिए, उसके आधार पर जो है इसका जो है चयन होना चाहिए। ये बात किसने बोली, लॉर्ड मैकाले ने बोली। ठीक है, 1853 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट 1854 में पेश की थी। ठीक है, तो उसके मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर ही चार्टर एक्ट 1853 आया। ठीक है, 1853 के जो चार्टर एक्ट में जो ये पैट्रोनेज सिस्टम था, पैट्रोनेज सिस्टम क्या था कि उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वही जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनको नॉमिनेट करते थे। ठीक है, तो उस 1853 में चार्टर एक्ट आया और उसमें ये कहा गया कि इसका जो सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनका चयन जो है वो किस पे होगा, खुली प्रतियोगिता यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होगा इनका आधार। ठीक है, और सिविल सर्विस की अधिकारियों की भर्ती फिर कंपटीशन के आधार पर स्टार्ट होने लगी। ठीक है, और 1854 में फिर इसी 1853 के और मैकाले कमेटी के बेस्ड पर जो है 1854 में लंदन में एक सिविल सर्विस कमीशन बनाई गई। ठीक है, और सिविल सर्विस कमीशन के सुझाव के अनुसार ही 1855 से ये जो एग्ज़ाम था, ये परीक्षा इनकी सिविल सर्विसेज की जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनका चयन जो है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि मेरिट के बेस पर होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, ये जो परीक्षा जो होती थी, एग्ज़ाम जो होता था वो लंदन में ही होता था। ठीक है, यानी कि उन्हें सर्विस कहाँ करनी होती थी, सेवा कहाँ करनी होती थी, भारत में, और एग्ज़ाम भी उसमें स्टार्ट हो गया, परंतु उसका परीक्षा देने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, लंदन में। ठीक है, और उसकी आयु सीमा भी कितनी थी, 18 से 23 साल। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर थी कि जो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता था, की परीक्षा देता था, उसको घुड़सवारी भी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आज हम बात करें यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उसमें, और उसके बाद जब ट्रेनिंग के लिए कैंडिडेट, चुने हुए कैंडिडेट जब लबासना जाते हैं जो कि मसूरी में है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर उनको घुड़सवारी सिखाई जाती है। लेकिन उस 1854 में ब्रिटिश काल में यहाँ में उनको घुड़सवारी पहले से ही आनी चाहिए, घुड़सवारी आने के बाद ही उनको जो है वो एग्ज़ाम दे सकते थे। ठीक है, और उसकी आयु सीमा भी कितनी थी, 18 से 23 साल। आयु सीमा भी बहुत कम थी, यानी कि उनकी आयु सीमा भी बहुत कम थी। ठीक है, दूसरा फिर इसका क्या, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये थी कि ये जो परीक्षा का जो विषय जो था ना वो यूरोपियन क्लासिक्स था। यूरोपियन क्लासिक्स का मतलब कि उन्हें जो है यूरोप का लिटरेचर पढ़ना पड़ता था। यूरोप के लिटरेचर में कौन कौन सा आता है, ग्रीक और रोमन के बारे में उन्हें पढ़ना था। भारत में तो इस तरह से का लिटरेचर पढ़ाया नहीं जाता था। भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें यूरोपियन क्लासिक्स को नहीं पढ़ाया जाता था। भारत में एक अलग ही तरह का एजुकेशन सिस्टम था। ठीक है, तो ये बहुत ही टफ हो जाता था भारतीयों के लिए। यही कारण था कि भारतीय जो है बहुत कम संख्या में ये जो सिविल सर्विस का, एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एग्ज़ाम लंदन में देने जाना पड़ता था। दूसरा फिर जो है परीक्षा का विषय बहुत प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि इसका परीक्षा का विषय में उन्हें क्या पढ़ना था, ग्रीक और रोमन के बारे में पढ़ना था, यानी कि यूरोपियन क्लासिक्स के बारे में पढ़ना था। भारत में इस तरह की पढ़ाई नहीं होती थी। अब यूरोपियंस के लिए, ब्रिटेन के जो कैंडिडेट होते थे उनके लिए तो ईजी होता था, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह की पढ़ाई करवाता था उनसे। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स को के बावजूद भी सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1864 में ये सिविल जो सर्विसेज की जो परीक्षा पास की,
पहले भारतीय बने सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, जिन्होंने ये जो है सिविल सर्विस एग्जाम पास किया 1864 में। ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी। ठीक है, उसके बाद फिर 1857 में हमें पता ही है कि मंगल पांडे के बारे में सुना ही होगा कि एक सैनिक विद्रोह हो गया था। सैनिक विद्रोह होने के बाद फिर क्या हो गया था, 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में हो गया था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से शासन व्यवस्था किसके पास चली गई थी, ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। ठीक है, फिर सारा का सारा भारत में की जो भी व्यवस्था थी वो कौन देखना स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट। ठीक है, पहले क्या कौन देख रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, फिर ब्रिटेन की गवर्नमेंट 1858 से ब्रिटेन सीधा जो है शासन किसका स्थापित हो गया, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे और भी तरह के जो है यहाँ पर क्या होता गया कि इसमें सुधार की मांग होती रहती थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं 1885 में 1885 में जो है हमारे यहाँ पे भारतीय कांग्रेस का जो है गठन होता है, और भारतीय कांग्रेस ने भी जो ये सिविल सेवाएं थी इनमें बदलाव की मांग की। और बदलाव की मांग में क्या क्या शामिल था कि आयु की जो है सीमा जो है बहुत ही कम थी। इतने में तो क्या होता था कि भारत में लोग जो है शिक्षा जो है पूरी तरह से ले ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो एज बहुत मैटर करता था यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो एज है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है परीक्षा जो है वो कहाँ होनी चाहिए, भारत में ही होनी चाहिए, ना कि लंदन में, क्योंकि भारत के लोग जो है लंदन जा करके परीक्षा देना बहुत ही मुश्किल होता था उनके लिए। ठीक है, फिर इसी से फिर 1886 में एक कमीशन बैठाई गई, एटकिंसन कमीशन। एटकिंसन कमीशन क्यों बैठाई गई थी, ये जो यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज में जो बदलाव की जो बात हो रही थी इससे संबंधित, इस पर देखने के लिए तो एक कमीशन बैठाया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, एटकिंसन कमीशन। इसने भी सुझाव दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा तो उससे क्या होगा, व्यवस्था जो है वो और अच्छे से व्यवस्थित होगी, और उसमें बहुत सुधार की जो है ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद फिर जो एटकिंसन कमीशन था, एटकिंसन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1887 में जो दी, और उसमें जो कोवेनेंटेड और अनकोवेनेंटेड जो सेवाएं थी उनको बदलकर इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज में उनको 3 सेवाओं में बांट दिया। ठीक है, कोवेनेंटेड सर्विस और अनकोवेनेंटेड सर्विस जो हमने पहले पढ़ा था ना, कि इसमें जो है बड़े बड़ी पोस्ट जो है ब्रिटिशर्स के पास थी, इसमें छोटी जो नीचे के पद थे वो भारतीयों के पास थे। इन दोनों को जो है हटा दिया गया और इनकी जगह पर 3 अलग कैटेगरी बनाएगी, इंपीरियल और प्रोविंशियल और सबऑर्डिनेट सर्विसेज। ठीक है, ये जो इंपीरियल सर्विसेज थी इनको जो है क्या किया गया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स थी। ठीक है, और इस इंपीरियल सर्विसेज के भी जो है को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। उसमें कौन कौन सी थी, ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि पूरे भारत में काम करती थी, और सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज जो कि केंद्र के पास, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो कंट्रोल जो है वो केंद्र के हाथों में ज़्यादा रहता था। ठीक है, इसके अलावा जो है 1919 के आप लोगों ने जो है 1919 का जो कानून आया था उसमें जो है क्या बात कही गई थी कि एक पब्लिक सेवा आयोग होना चाहिए जिसका कार्य परीक्षा लेना होगा, यानी कि एग्जाम के लिए एक कमीशन बनाने की बात की गई, और ये जो एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, भारत में होगा। ये कब बोला गया था, 1919 के जो रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, उसमें बोला गया था ये। ठीक है, फिर इन्हीं रिफॉर्म्स के बेस्ड पर 1922 में ये जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो है वो भारत और ब्रिटेन दोनों जगह होने लगी, दोनों जगह। पहले सिर्फ कहाँ होती थी, सिर्फ ब्रिटेन में होती थी। 1922 से ये परीक्षा कहाँ होने लगी, भारत और ब्रिटेन में दोनों जगह। ब्रिटेन में जो ये परीक्षा
करवाता था उसका वो था सिविल सर्विस कमीशन, और भारत में जो होता था वो था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। उसके बाद जो है 1924 में फिर से सुधार करने के लिए एक ली कमीशन बैठाई गई, और उसने सुझाव दिया, उसने क्या सुझाव दिया कि इसने भी यही बोला कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए जो कि इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके, इनसे संबंधित जो है सारे सर्विसेज की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो तैयार करी जा सके। तो इसी के तहत ही ली कमीशन के सुझाव के आधार पर ही 1 अक्टूबर 1926 को एक पब्लिक सेवा आयोग बनाया गया, तथा इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर रोस बारकर, यानी कि भारत में पहला पब्लिक सर्विस आयोग बनाया गया जिसके पहले चेयरमैन कौन थे, सर रोस बारकर। ठीक है। इसके बाद जो है 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम आया, और इस अधिनियम के तहत जो है संघीय पब्लिक सेवा आयोग बनाया गया, जो कि बाद में यूपीएससी बना, लोक सेवा आयोग, यूनियन संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज़ादी के बाद जो है इसी का संघीय पब्लिक सेवा आयोग का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया, यूपीएससी कर दिया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। और 1935 के बाद से ही 1939 से ही जो सिविल सर्विसेज थे उसमें जो है भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि 1939 से ही बहुत ज़्यादा भारतीय जो है ये परीक्षा जो है दे दे करके पास होते थे और भारतीय सिविल सेवाओं में भर्ती होते थे। और इसका कारण यही था कि जो ब्रिटेन के जो कैंडिडेट्स थे वो इस परीक्षा में कम बैठते थे। ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज की वीडियो में यही देखा कि किस तरह से कॉलोनियल टाइम में उपनिवेशिक काल में भारत में सिविल सेवाओं का जो है किस तरह से विकास हुआ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो फर्स्ट यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे। ठीक है।